गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें हम कल असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें शहरों का अवलिया था। अब बात करते हैं हम ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है असहयोग आंदोलन के माध्यम से जो विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, तो वो सब क्या थे। तो इसमें किस किन लोगों ने जो भाग लिया, तो इसमें जैसे कांग्रेस पार्टी तो प्रमुख थी भी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भी इन सभाओं के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो से घूम रहे थे, ठीक है। तो इनमें भी जो लोग हैं भाई, ग्रामीण इलाकों में भी जैसे प्रमुख जो लोग होते हैं जिनकी लोग मानते हैं, जैसे गाँवों के अंदर मान लो, ठीक है, इसी प्रकार जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए, तो इनमें जो है प्रमुख था जैसे सन्यासी बाबा रामचंद्र, ठीक है, जिसने गिरमिटिया जो मजदूर के रूप में कार्य किया था, ठीक है, और किसानों का लास्ट में नेतृत्व किया, ठीक है, और उस नेतृत्व के माध्यम से इसने जो जमींदारी जो प्रथा थी उसको उखाड़ने की कोशिश की। उसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसे अलूरी सीताराम राजू के नाम से जानते हैं। ये बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था, इसकी को भी लोग भी जो है इसमें बड़े आस्था रखते थे, और ये भी अपने आप को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि ये कहता था कि भाई मैं जो हूँ एक ऐसा इंसान हूँ जिसको गोली भी नहीं छू सकती, ठीक है, मैं जिस भी इंसान को हाथ लगाऊंगा वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, हर प्रकार की जो व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। तो इस पर लोग जो है अंधविश्वास करते थे, और उसी के कारण इसकी जो है इसने गुडेम पहाड़ियों के अंदर जो है गुरिल्ला आंदोलन चलाया, ठीक है, जो बड़ा ही उग्र रूप धारण किया था। महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, मगर गाँव के अंदर जो है ये हिंसा होने लगी। तो अब हम बात करेंगे इसी में ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़कर देहात में भी फैल गया। युद्ध के पश्चात देश के विभिन्न भागों में चले आदिवासियों व किसानों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। सन्यासी बाबा रामचंद्र अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर कार्य कर चुके थे। क्वेश्चन बना भाई, ठीक है, अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सन्यासी बाबा रामचंद्र। अब बात कर लें कि बाबा रामचंद्र जो थे वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में कहाँ कार्य कर चुके थे, तो वो फिजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद उनका आंदोलन जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था। जो सन्यासी बाबा रामचंद्र जी थे, उनका जो मेन असहयोग जो आंदोलन था वो किन के खिलाफ था? तो वो जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ, ठीक है, जमींदारी जो प्रथा थी, जैसे भूस्वामी जो होते थे, ठीक है, उनके खिलाफ, और इसके ऊपर जो निगरानी वगैरह रखते थे, ठीक है, इनके लिए जो कार्य करते थे वो सब, तो इनके खिलाफ था। जो किसानों से बहुत अधिक लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे अनिश्चित थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि उनका ज़मीन पर कोई आधिपत्य स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि बेगार खत्म हो, लगान कम किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। पंचायतों ने बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाईदोबी जो व्यवस्था थी, सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए नाईदोबी बंद फैसला लिया। मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो जमींदारी जो प्रथा थी उसको अंत करने की कोशिश की गई, ठीक है, जिसमें जो नाई धोबी व्यवस्था दे रखी थी उनको भाई कपड़े वगैरह धोने की, ठीक है, बाल वगैरह की कटिंग की, तो इन सब की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं जो है बंद कर दी गई। उसमें अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू था उसने जून 1920 में अवध के गांवों का दौरा किया। अवध जो है वहाँ के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने की कोशिश की। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन बना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में किन गांवों का दौरा किया, तो अवध के गांवों का दौरा किया। या अवध के गांवों का दौरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया, तो जून 1920 में। या जून 1920 में अवध के गाँवों का दौरा किसने किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन जो है वो कई रूपों में बन रहा है, ये नहीं कि एक रूप में, कई रूपों में बना है, ठीक है। इसको आप किसी भी रूप में वे में लिख सकते हो, आपके सामने किसी भी वे में आ सकता है एक एक नंबर के क्वेश्चनों में, ठीक है, MCQ में।
बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने की कोशिश की। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से अवध किसान सभा का गठन किया गया। कब? अक्टूबर तक मतलब अक्टूबर 1920, ठीक है। अवध किसान सभा का क्या किया गया? गठन, ये याद रखना, ठीक है। अवध सभा का गठन कब किया गया? अक्टूबर 1920। इस पूरे इलाके में गांवों में महीने भर के संगठन की 300 से अधिक शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयत्न किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो जो व्यापारिक वर्ग था, ठीक है, उनके खिलाफ था। तो इसमें देखो एक छोटा सा टॉपिक आया गतिविधि भी, इसमें ध्यान दे लो। आप उत्तर प्रदेश में 1920 के किसान होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया देते? अपना उत्तर कारण सही बताइए। अगर आप 1920 के किसान होते तो भैया आप क्या करते? ठीक है, ये बात पूछी गई है यहाँ। तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते? तो जो प्रतिक्रिया गाँव वालों ने दी वही सेम हम देते, क्योंकि हमें भी क्या था भाई, किसान होते तो हम जमींदारी प्रथा का विरोध करते, ठीक है, ताल्लुकदारों का विरोध करते, ठीक है। तो यही कार्य हम करते। अब बात करते हैं हम आगे। व्यापारियों और ताल्लुकदारों के मकानों पर हमले होने लगे। 1920 में जब आंदोलन फैला गाँव के अंदर, तो वो जो था उसमें सबसे पहले व्यापारी और जो ताल्लुकदार थे उनके मकानों के ऊपर हमले होने लगे। बाज़ारों में लूटपाट होने लगी तथा अनाज के बहुत से गोदामों पर किसानों ने कब्जा कर लिया। बहुत से स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि जब कोई लगान नहीं भरेगा तथा जमीन निर्धनों में बांट दी जाएगी तो महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी आकांक्षाओं और कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। मतलब जो इन्होंने कार्य किया भाई, जैसे हमला वगैरह, गोदामों पर कब्जा, ये सब महात्मा गांधी की जो मेन जो पार्टियां थी, उनके जो अनुयायी थे, वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग ये कह रहे थे कि भाई हमने जो काम किया है वो महात्मा गांधी के अनुसार ही किया है, ठीक है। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश तथा स्वराज के विचार पर कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए 1920 के दशक में की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों जो इनके अंदर जो है एक गुरिल्ला आंदोलन फैला। ये आंदोलन इसलिए फैला था क्योंकि भाई यहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य ने इनको जंगलों के अंदर जाने से मना कर दिया था। ये मवेशी चरा सकते थे, वहाँ से ना तो लकड़ियाँ ला सकते थे, ना कंदमूल जो फल वगैरह हैं वो बीन सकते थे। इसलिए इन्होंने भी विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके जो अफसर वगैरह थे उनको मारने की कोशिश की गई, ठीक है। तो उसे कहते हैं उग्र गुरिल्ला आंदोलन। तो जो आप क्वेश्चन बनता है, गुरिल्ला आंदोलन कहाँ फैला? तो गुडेम पहाड़ियों कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किन पहाड़ियों के अंदर गुरिल्ला आंदोलन फैला? तो गुडेम पहाड़ियों में। या गुरिल्ला आंदोलन कहाँ फैला? तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में। कांग्रेस इस प्रकार के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य उन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर रोक लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो अपने मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों से लोग गुस्सा और परेशान थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उन्हें परंपरागत अधिकार भी छीनने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर बाध्य किया तो लोगों ने बगावत कर दी। मतलब सड़कों के निर्माण में उन्हें ज़बरदस्ती काम दिया गया, उनको मजबूर किया गया उनमें काम करने के लिए। तो लोगों ने जो है उनका विरोध, बगावत का मतलब विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है। उनका नेतृत्व करने वाले आलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। अब बात करते हैं उसके नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? आलूरी सीताराम राजू। ये आंध्र प्रदेश का ही निवासी था भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, आलूरी सीताराम राजू। उसके बाद उनका मानना था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ थी। इनका क्या मानना था? कि इनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ। उनका मानना था कि ठीक है, वह लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती थी। देखो इनका ये मानना था कि भाई उनके पास विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है, खगोलीय अनुमान भी परिपूर्ण रूप से लगा सकता है, गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती।
राजू के व्यक्तित्व से प्रेरित विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। अब जो विद्रोही जो थे उससे प्रेरित होकर के वो उसको क्या मानने लगे, ईश्वर का अवतार। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और सीताराम जो ये अलूरी सीताराम राजू जो था वो किसके गुण गाते थे, महात्मा गांधी। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने, देखो बढ़िया काम किया इसने, शराब छोड़ने और खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर, अब उसने एक बात और कही कि भारत जो है अहिंसा के बल पर नहीं अपितु केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। ठीक है, अहिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता। गुड़े विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। मतलब मेन है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए गुरिल्ला जो लोग थे, ठीक है, वो आंदोलन करते रहे और ये आंदोलन चलाते रहे। अब सीताराम जो राजू था उसको जो फांसी 1924 के अंदर दे दी गई। राजू अपने लोगों के मध्य लोकनायक बन चुके थे, मगर वो लोकनायक बन चुका था। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अलूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई, तो 1924 में। अब है बागानों में स्वराज। अब बागान जो मालिक थे उनके खिलाफ भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। बंधुआ मजदूर के रूप में जो कार्य कर रहे थे लोग, वो भी इनके खिलाफ हो गए। तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अपनी राय थी। आज़ादी का मतलब असम के बागानी मजदूर, अब असम के जो बागानी चाय के जो बागान थे उनके जो मजदूर कार्य करते थे उन लोगों ने ये यह था कि उनकी चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं। जिनमें उनको बंद करके रखा गया था उनके लिए आज़ादी का यह अर्थ था कि वे अपने गाँवों के संपर्क रख पाएंगे। अब उनका मेन मकसद था कि भी वो अपने गाँव में संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड एग्रीमेशन एक्ट के तहत बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जो 1859 में इंग्लैंड के इमिग्रेशन जो एक्ट था, ठीक है, उसके तहत बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि भाई 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान जो मजदूर थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, और ये इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिए तथा अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो प्रत्येक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। परंतु वे अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि स्टीमरों और रेलवे की हड़ताल के कारण वे मार्ग में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस जो है बलपूर्वक पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। ठीक है, देखो इसमें चोरा चोरी घटना का जो चित्र है भाई ये दिखाया गया है, जिसमें पुलिस थाने को जलाया गया है। गोरखपुर स्थित चोरा चोरी बाजार से गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और इन घटनाओं के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, ये मेन बात थी। अब इसमें देखो एक टॉपिक और है। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के निकट पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दी। कहाँ चलाई? रायबरेली के निकट। कब चलाई? 6 जनवरी 1921। ठीक है, किस पे? किसानों पर। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे परंतु पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया। बाद में सभा के संबंध उन्होंने बताया कि भाई मेरा जो है आचरण बदल गया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए बहादुर और शांत और निश्चिंत लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का ये क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। इन स्थानीय आंदोलनों की दृष्टियों और अपेक्षाओं को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारी मुसीबतें और सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। फिर भी जब आदिवासियों ने मिलकर गांधी जी का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की गर्जना की, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन में से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण भारत। ठीक है,
जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर कार्य करते थे तथा अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो सचमुच एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। तो ये लेसन आज के लिए इतना ही।